साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आप सुन रहे हैं ज्ञान एंड नॉलेज का प्रोग्राम मंथन। और मंथन तो मंथन ही है। आज का विचार तो सबसे बड़ा यही है कि भाई पड़ोस का प्रभाव पूरे मोहल्ले पर पड़ता है। तो अब हमारे पड़ोसी, आज जो चर्चा होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व के उस पर वो प्रभाव डाल रही है, पूरे विश्व के घटनाक्रम पर, और बहुत ही इसके दूरगामी परिणाम होंगे। पड़ोसी देश बांग्लादेश, अखंड भारत का हिस्सा। तो भाई अब जब अखंड भारत का है और वो प्रभावित न करे भारत को, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। प्रभाव का यही मतलब है कि आज का जो पूरा समाचार पत्र है वो पूरा का पूरा इसी समाचार से भरा है। मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए। बांग्लादेश में हिंसा के बाद पीएम हसीना का इस्तीफा, भारत पहुंची, उपद्रवियों की सेना भी नहीं संभाल सकी। अच्छी दोस्त हसीना के बांग्लादेश छोड़ने से बढ़ेगी भारत की चिंता। और ये देखिए, शेख हसीना लोह महिला 4 बार लगातार पीएम बनी, 45 मिनट में खत्म हुआ 15 साल का शासन। तो एक बात आपने समाचार पत्र में पढ़ी कि 15 साल का शासन समाप्त हुआ। अब हम एक बहुत पुरानी कहावत बुंदेलखंड में जो चर्चित है, क्योंकि भाई हम बुंदेलखंड वासी हैं, तो चर्चा तो बुंदेलखंड से ही होती है। तो और देखिए, बुंदेलखंड के पूज्य आचार्य जी आज जो है न्यूजीलैंड, फिजी और ऑस्ट्रेलिया, जाने कहाँ कहाँ बुंदेलखंड की भाषा को पहुँचा रहे हैं। और हम अपने चैनल से अगर बुंदेलखंड की भाषा ना पहुँचाएं कहीं भी, तो भी तो गलत है। तो इसी विश्व घटनाक्रम में हम आपको बता रहे हैं, एक कहावत है, मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। बताइए, पूरा महाभारत का युद्ध एक योद्धा अर्जुन ने जीत लिया, लेकिन भीलनों से हार गए अर्जुन। तो वही हाल है कि आज 15 साल से बांग्लादेश में हुकूमत करके बांग्लादेश को विश्व पटल पर स्थापित करना, विशेषकर टेक्सटाइल ऐसे हथकरघा उद्योगों में अग्रणी देशों में शामिल है। आज आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने का एक पूरा प्रयास कर दिया है। और आर्थिक व्यवस्था आज बांग्लादेश की मतलब एक विकसित देशों में श्रेष्ठता पर पहुंच गई है। तो देखा जाए तो ये क्या आर्थिक दृष्टि से तख्ता पलट है, या सैनिक दृष्टि से सैनिक व्यूह रचना के आधार पर जो बड़े देश हैं जो अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहते हैं दक्षिण भारत, पूर्वी एशिया में, क्या उनकी यह तख्ता पलट की नीति है? इस पे मंथन होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ देखिए भाई, हमारा जो विश्लेषण है, जो विवेचन है, वो उसमें श्री रामचरितमानस पावन ग्रंथ के जो महानता है, जो महत्व है, उसका भी वर्णन मिलता है। ऐसा विवरण आपको अन्य ग्रंथों में नहीं मिलेगा। आप चाहे गीता पढ़ लें, चाहे आप वेद पढ़ लें, लेकिन फिर भी क्यों श्री रामचरितमानस में क्यों मिलता है? अब प्रश्न ये, क्योंकि रामचरितमानस में दशरथ नंदन प्रभु राम जी का वर्णन है। उन्होंने प्रामाणिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, मोटिवेशनल रूप से हम मानवों को प्रेरणा दी है कि कैसे संकट में पड़े शरणागत व्यक्ति को कैसे शरण दी जाए। उसी शरण के प्रतिरूपक के रूप में बांग्लादेश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना जी भारत आ गई हैं और गाजियाबाद के पास हिंडन एयरबेस में वो सुरक्षित पहुंच गई हैं। तो आप उसका भी वर्णन और उसका भी महत्व श्री रामचरितमानस की प्रासंगिकता से समझिए कि आज के दिन भी श्री रामचरितमानस का एक एक मोटिवेशन कितना बड़ा प्रासंगिक है। क्योंकि हमारा चैनल विशेषकर प्राचीन ग्रंथों की और वर्तमान की प्रासंगिकता के सममूल्य को दर्शाने का प्रयास करता है, और विशेषकर प्रकृति के जागरण का भी एक विशेष मोटिव रखता है। तो आइए इसी दृष्टिकोण से पर चर्चा सुनी जाए।
बांग्लादेश में हुई इस अराजकता और तख्ता पलट का सीधा असर भारत की आर्थिक व्यवस्था पर है और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी है। इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होंगे और भारत को भविष्य के लिए एक ये जगाने का भी काम है कि कम से कम अब जाग जाओ, अब अपनी व्यवस्था को ठीक कर लो, अब जो समस्याएं हैं उनको व्यवस्थित रूप से कर लो और भविष्य के लिए गंभीर हो जाओ। ये भी एक मोटिवेशन है इस घटना से। हाँ, क्योंकि ये विदेशी ताकतें कहीं भी कुछ कर सकती हैं और भारत को तो ये बहुत ही टेढ़ी नज़र से देख रही हैं जब से भारत की समृद्धि और भारत की संगठन शक्ति और रक्षा शक्ति में विकास हो रहा है। या आप इनके चाटुकार बने रहें, इनकी हाँ में हाँ करते रहें तो ये आपको अपना गुलाम की तरह मतलब करते रहेंगे उपयोग यूज। अगर आप तीसरी शक्ति का नारा लगाएंगे तब तो फिर आपको फेस करना ही पड़ेगा। षड्यंत्र, जाल और कॉन्स्पिरेसी, इन सब का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी योजना पहले से नहीं बताना चाहिए किसी को भी। यही महागुरु चाणक्य जी भी समझा गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे मान्यवर प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं गलती कर ही बैठते हैं। जैसे 400 सीटों का लक्ष्य भी घोषित कर देना पहले से, ये भी एक अहंकार की श्रेणी में आ गया और इसके परिणाम देखना पड़ गए कि जो है विपक्ष सक्रिय हो गया कि 400 तो हम नहीं लेने देंगे। हाँ, तुम जीत जाओ वो तो मंजूर है, लेकिन 400 नहीं हम लेने देंगे। और वो अपनी इसी जीत को देखिए हाँक रहे हैं कि हाँ हम जीत गए। तो ये भी ये सब इसमें बहुत ही दूर दूर की पार्टियां भी शामिल हैं इस कार्य में। हाँ, खैर ये तो भाई अब राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं, चलना ही चाहिए। लेकिन जो तीसरी शक्ति का नारा भारत ने दिया है उसका तो भाई अब आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा और वही विरोध और वही आपको कमज़ोर करने का ये षड्यंत्र है बांग्लादेश का तख्ता पलटना। और सुनिए, चलिए देखिए, मैं आपका ध्यान भारत की एक भीषण और भयंकर समस्या के ऊपर ध्यानाकर्षित कर रहा हूँ, जो भारत की सामाजिक विषमता के परचायक होती जा रही है और एक दिन ये भारत में विद्रोह का रूप अवश्य ले लेगी अगर ये इसी तरह रही। और वही बांग्लादेश में हुआ कि उस छोटी सी चिंगारी को विरोधी तत्वों ने पकड़ के और भीषणता प्रदान कर दी। बस यही भारत में होगा, आरक्षण मुद्दा। देखिए, इससे भारत को बहुत बड़े दूर के संदेश लेना चाहिए। जो वहाँ छात्र आरक्षण का विद्रोह हुआ, देखिए सामाजिक विषमता का ये विषय है। आर्थिक विषय तो हमने बता दिया वर्ल्ड स्तर पर। अब आर्थिक स्थिति में तो भाई आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा हित अगर किसी के दुनिया में है तो आज अमेरिका के हैं। और ये सारा खेल उसी में है, क्योंकि एक चुनी गई सत्ता, लोकतंत्रात्मक सत्ता को इस तरह से समापन कर दिया जाए और अमेरिका चुप रहे और ये कहे कि हाँ चलो अब जो अंतरिम सरकार बन रही है उसका हम वेलकम करते हैं, तो इसका मतलब सब खेल अमेरिका का है। चीन इनको बदनाम करना बेकार है और पाकिस्तान की इतने बुते की बात नहीं है कि पाकिस्तान, हाँ ये तो उपद्रवी तत्व तो हो सकते हैं, वो तो नहीं कहा जा सकता, वो तो अलग चीज़ है। तो वो तो भाई पाकिस्तान का अंग तो पहले से ही रहा है और इसमें क्या दुरा है, तो पाकिस्तान के लोग तो वहाँ होंगे ही। हाँ, और भाई शेख मुजीबर रहमान जी की मूर्ति पे जो आक्रोश निकला जनता का, वो आक्रोश आरक्षण का आक्रोश नहीं है, वो दूसरी राजनीतिक विचारधारा का आक्रोश है। हाँ, देखिए ये तो स्पष्ट हो ही जाता है ना, जैसे एक अपराधी जब किसी की हत्या करता है तो जो वार करता है उससे उसका दृष्टिकोण मालूम पड़ जाता है कि इसके मन की भावना क्या है। तो वहाँ बंग बंधु शेख मुजीबर रहमान जी की मूर्ति पर हमला, वो एक विचारधारा का हमला है। अब प्रश्न ये है कि भारत को इससे क्या प्रेरणा लेना चाहिए, क्या मोटिवेशन लेना चाहिए। देखिए, भारत में भी आरक्षण की बहुत जटिल समस्या चल रही है, बहुत जटिल, और आप ये समझिए कि उसका भी कोई निराकरण नहीं हो रहा है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी ने 4 साल पहले आरक्षण पर दूसरा निर्णय दिया था, अब वो निर्णय स्वयं ही अपना बदल दिया।
तो ये भाई अगर ऐसी तरह से वहाँ भी अदालतों के निर्णय हुए और वो सरकार को फेस करना पड़े, तो माननीय अदालतें तो अपने न्याय की दृष्टि से निर्णय करती हैं और अपने निर्णय को ही बदल देती हैं। भाई ये भी तो एक गलत बात है। क्या वो जो 4 साल पहले जज साहिबान थे उन्हें क्या दूसरी तनख्वाहें मिलती थी? और आज जो जज साहिबान बैठे हैं माननीय न्यायाधीश महोदय, तो क्या उनको दूसरी तनख्वाहें मिल रही हैं? सारे साक्ष्य तभी संकलित करके निर्णय करना चाहिए। ये तो जनता में भ्रम पैदा हो रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो महत्व है और जो विश्वास है और जो मतलब एक तरह से आस्था है, उसमें कमी आ रही है देश के लोगों में, और इसका प्रभाव सरकार को झेलना पड़ेगा। इसका प्रभाव भी सरकार को ही झेलना पड़ता है। शांति व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था सरकार का जिम्मा है। यही तो बांग्लादेश में हुआ। तो आरक्षण की जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। देखिए, प्रारंभ से ही आरक्षण से, देखिए इस देश में 5-6 विचारधाराएं हैं इस समय। एक तो सवर्ण विचारधारा, एक बैकवर्ड विचारधारा, एक SC/ST विचारधारा, एक मुस्लिम विचारधारा, एक ईसाई विचारधारा, एक सिख विचारधारा, एक बुद्ध विचारधारा और एक जैन विचारधारा और एक अन्य। तो इस तरह से 7 विचारधाराएं हो गई। 7 विचारधाराओं के लोग आरक्षण चाह रहे हैं। कुछ लोग आरक्षण से नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। वो तो आप ये समझिए कि सवर्णों के बच्चे विदेश चले जाते हैं और विदेशों में अपना पेट के लिए रोजी रोटी करते हैं। और विशेषकर अब जो आरक्षण सवर्णों में जो क्षत्रिय कुल हैं, और भाई पंडित जी तो अपने मंदिर में पूजा पाठ में व्यस्त हो गए, उन्हें तो जीविका मिल गई है, उनकी तो जीविका कभी ख़त्म हुई नहीं। जैसे अब राम जन्मभूमि जी का मंदिर बना तो वहाँ 25 पुजारी एक तरह से नियुक्त हुए, तो 25 ब्राह्मण हो गए। लेकिन ये बताओ, क्षत्रियों के लिए कौन सा रोजगार है? कहीं रोजगार है? उनके लड़के आवारा हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, कोई रोजगार नहीं उनके लिए। वो तो भाई कहीं ऐसा भी नहीं है कि नहीं सेना में उनका रिजर्वेशन है या पुलिस में रिजर्वेशन है या गार्ड में रिजर्वेशन है। गार्ड में भी रिजर्वेशन नहीं उनका। तो भाई उनके लिए सरकार क्या कर रही है? तो वो एक तरह से आक्रोश में है तभी से। हाँ, आरक्षण की नीति का वो विरोध करते हैं, लेकिन वो समझदार हैं इसलिए विरोध कम है। अब आ गए OBC भी संतुष्ट नहीं है, लगातार मांग करते हैं। SC/ST वाले भी संतुष्ट नहीं हैं। कहीं कहीं किन्हीं राज्यों में मुस्लिम आरक्षण की आवाज़ उठने लगी। तो धीरे धीरे ये एक जो विरोध चल रहा है, यदि ये विरोध किसी विदेशी ताकत के हाथ में आ जाएगा, जैसे भारत में BBC लंदन आदि विदेशी चैनल हैं, इनको आप सुनिए, ये बहुत स्वीट पॉइजन भारत के समाज में पैदा कर रहे हैं, बहुत ही स्वीट पॉइजन। देखो भाई, हमारा चैनल को अगर आपको सुनना है तो पहले एक चीज़ सुन लो कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। चाहे BBC लंदन हो और चाहे अमेरिका हो, हम छोड़ते नहीं किसी को, हम यथार्थ बोलते हैं। हाँ, सुन लीजिए साहब, इसमें हमने बता दिया कि अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया है बांग्लादेश का। BBC लंदन ने बांग्लादेश में भी जहर घोला और भारत में भी जहर घोलता है। इन सबको इसी में आनंद आता है। ये एक विशेष विचारधारा को बढ़ाते हैं, ये आप नोट कर लो पूरी दुनिया में। हाँ, हम भाई आप देखिए कि अमेरिका के आज 80 जगह इनके सेंटर बन गए हैं, जो मतलब एक तरह से सैनिक अड्डे 80 देशों में आज की तारीख में। लेकिन भारत के आसपास दक्षिण एशिया में इनका एक भी अड्डा नहीं है। और 4 महीने पहले तो इन्होंने बांग्लादेश के जो चुनाव हुए उसमें इंटरफियर किया था और हर रोड़े डाले थे। और ये भारत की भी राजनीति में रोड़े डालते हैं। आप क्या समझते हैं? भारत को अस्थिर दिखना चाहते हैं और ये उसी का ये एक क्रम किया गया है, उसी का ये एक भारत को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है। हाँ, इसको भाई भारत सरकार को, भारत के विपक्ष को, भारतीय जनता को अच्छी तरह से इस पे विचार और मंथन करना चाहिए। अब भाई कुछ शरणार्थी लोग भी भारत में आ सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो सनातन विचारधारा के लोग हैं उनके सामने भी भीषण समस्या आएगी और भारत को उन सबको सुरक्षित करना भी एक बहुत ही मतलब एक भारत की कुशल राजनीति की एक परीक्षा भी है। यद्यपि भारत यूक्रेन से और विभिन्न देशों से अपने भारतीयों को सुरक्षित निकाल के लाया है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ भी वो
प्रयास जारी है। लेकिन वहाँ तो भाई कुछ नागरिक भी हैं सनातनी, उनकी भी सुरक्षा करने के लिए भारत की बड़ी समस्या है। और अब जो प्रश्न आया कि माननीय प्रधानमंत्री पूर्व शेख हसीना जी भारत आई हैं, तो इसका श्री रामचरितमानस में क्या प्रासंगिकता है और वो क्या मोटिवेशन और प्रेरणा देती है रामचरितमानस, इस पे चलिए थोड़ा सा सुन लेते हैं सुंदरकांड पे, तो आपका मन खुश हो जाएगा कि भारत की राजनीति शुरू से राम से ही राजनीति है दुनिया की, राम से ही सामाजिक व्यवस्था है, राम प्रभु श्री राम जी से ही आर्थिक व्यवस्था है। मैं तो कहता हूँ कि भाई प्रभु कह देना प्रभु श्री राम जी को, उनको छोटा कर देना है। आप तो उनको सिर्फ राजा दशरथ नंदन कहिए। एक मानव के रूप में उनकी योग्यता, उनकी कुशलता, उनकी मुखरता, उनके मानव को दिए गए मोटिवेशन कार्य, उनको आप देखिए। जैसे भाई आप भी किसी न किसी को अपने जीवन में आइडियल मानते होंगे ना, कोई भी आपका आदर्श होता होगा कि हाँ हम भाई स्वामी विवेकानंद जी को हम अपना आइडियल मानते हैं, हम फला को मानते हैं। कोई कहता है कि हम माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, कोई कहते हैं हम पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मानते हैं जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में विशेष भूमिका निभाई थी। तो भारत के संबंध तो हमेशा से, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो या बीजेपी रही हो या जनता पार्टी रही हो, बांग्लादेश से हमेशा मधुर संबंध रहे छोटे भाई के रूप में। ये एक विशेष बात है। तो आज भी भाई ध्यान देना ही पड़ेगा, भारत के स्वार्थ हैं। रोज़ हमारे इधर लाखों हजारों आदमी आते हैं और जाते हैं भारत से। हाँ, तो चलिए आप श्री रामचरितमानस को सुन लीजिए। देखिए सामने है श्री रामचरितमानस का सुंदर कांड। विभीषण जी आ गए हैं प्रभु श्री राम जी के पास और सुग्रीव जी और सभी लोग उनको रिसीव करने गए हैं। जैसे अभी हमारे सुरक्षा सलाहकार श्री डोभाल साहब गए थे माननीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश को रिसीव करने, तो देखिए क्या कहती है श्री रामचरितमानस। भेद हमार लैन सठियावा, साखई बांध मोहे असभावा, सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन्न शरणागत भयहारी। किसी ने कहा कि बांध के लाओ विभीषण जी को, हो सकता है कि दुष्ट विपक्ष शत्रु पक्ष का है, कोई हमें हानि पहुंचा दे। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, जो शरणागत में आ गया है पहले उसका भय दूर करो और उसको विश्वास पैदा हो कि वो आपकी शरण में आ गया है। अब आगे सुनिए। सुन प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए। भाई वो तो हो ही जाते हैं, और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। अब जैसे श्री डोभाल साहब ने माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया होगा, बिल्कुल बताया होगा। राजनीति समझिए आप श्री रामचरितमानस से, कितनी गूढ़ राजनीति है और कितनी प्रासंगिकता है कि आज की तारीख 5 अगस्त 2024 तक उसकी प्रासंगिकता इन तथ्यों की किस तरह से तार्किक और वैज्ञानिक रूप से है और यथार्थ है। इसको समझने की आवश्यकता है कि श्री रामचरितमानस कितना बड़ा महान ग्रंथ है और कितना बड़ा मोटिवेशनल है, प्रेरणात्मक। आज लाखों किताबें मोटिवेशन की बिक रही हैं बाज़ारों में, लेकिन वो भ्रम है। सत्य को और जानिए, यथार्थ को जानिए। आइए सुनते हैं। ये जो महान ज्ञान है राजनीति का, कूटनीति का, प्रैक्टिकल रूप से जो भगवान प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी प्रभु ने समझाया है हम मानवों को, ये दुनिया के किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप वेद रख लो, चाहे आप महाभारत भी रख लो, हाँ, और चाहे आप गीता जी रख लो, ये श्री रामचरित, क्योंकि राम जी का चरित्र है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि शरण में आए हुए को पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अन्य हित अनुमान, ते नर पावर पाप मह तिन्हि बिलोकत हान। भगवान प्रभु श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित और का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने की भी हानि है, पाप लगता है। मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी आई थी भारत, और यदि उन्हें मना कर दिया जाता कि नहीं हम शरण नहीं दे पाएंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि आपको पाप लग जाता,
आप महाअपराधी हो जाते। वो चाहे आप व्यक्तिगत अपने ऊपर ले लो, चाहे पूरे देश के लिए ले लो। यदि जैसे आपके घर में कोई आपके पास शरण लेने आ जाए, तो भाई आपका प्रथम धर्म है कि आप उसे शरण दें और उसके भय को दूर करें। तो भाई इस दृष्टिकोण से भारत की जो संस्कृति है, वो संस्कृति राम में विलीन है, राम से निकली है। और राम जी श्री रामायण और रामचरितमानस में ये महान संदेश दे रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो माननीय प्रधानमंत्री पूर्व बांग्लादेश भारत में शरण लिए हुए हैं, वो भाई श्रेष्ठतम कार्य है। और चलिए आगे तो एक एक कदम पीपल के पत्ते की तरह राजनीतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। बांग्लादेश में भी भारत संपर्क में है, ऐसा सर्वदलीय मीटिंग भी हो गई है। उसमें सभी पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल हुए हैं। कोई विरोधी या कोई अनर्गल टिप्पणी किसी भी मान्यवर की नहीं आई है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संदेश है। और भारत वास्तव में इस दृष्टिकोण में कभी भी अगर देखा जाए तो भारत का पक्ष और विपक्ष और अन्य सभी एक आवाज़ में बोलते हैं। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि भारतीय 140 करोड़ लोगों की आवाज़ एक है। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय हिंद। चलिए, हमारा आपको ब्लॉग कैसा लगा, हमारी वार्ता कैसी लगी, कृपया पक्ष और विपक्ष में अपने अपने समीक्षात्मक तर्क दीजिए। भारत और बांग्लादेश बहुत ही उसी तरह से संबंध हैं जिस तरह से कपड़े में जो डोरों से बनती है तो तब कपड़ा तैयार होता है, तो उसी तरह से टेक्सटाइल के मामले में विशेषकर भारत और बांग्लादेश कभी भी अलग नहीं हो सकते। और पूरी दुनिया के कुछ कटाक्ष लोग, कुछ निम्न संकीर्ण विचारधारा के लोग जो पूरी दुनिया में अपनी सुप्रीमेसी चाहते हैं, वो इस दोस्ती को नहीं देख पा रहे हैं। और कूटनीतिक रूप से अपनी विचारधारा या अपना लक्ष्य किसी को बताना बहुत बड़ी गलती है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह बार बार घोषणा की है कि हम देश को तीसरी शक्ति बनाएंगे, उन्हें अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए। और अगर कहा है तो अब उसके लिए परीक्षा देना होगी भारत को, विकट परीक्षा। और एक एक रोड़े आएंगे पूरी दुनिया के सामने से, क्योंकि कोई भी बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। यही प्रतिस्पर्धा है और ये एक मानवीय प्रतिस्पर्धा है। एक गांव में जब दो पहलवान होते हैं तो पूरा गांव बढ़ जाता है, तो फिर ये तो देश हैं, ये तो बटेंगे ही, इनको आप कहाँ ले जाओगे। तो आप और देश के मतलब कमज़ोर करने की ये एक षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में भारत सरकार को बहुत ही दूरगामी और बहुत अच्छे निर्णय लेना चाहिए, और सरकार ले भी रही है, जिसके हमारी बहुजन समाज पार्टी की बहन जी सुश्री मायावती जी ने भी खोर तारीफ़ की है। और उन्होंने कहा है, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भारत सरकार जो निर्णय लेगी उस सब के अनुसार हम देश की मजबूती के लिए, देश के दूरगामी बहुयामी मतलब शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से हम वही निर्णय लेंगे। ये बहुत अच्छा संदेश है। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की साम्यक घटनाओं पर विवेचन सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।